नेपाल में जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर हिंसा शुरू हो गई है। कई शहरों में प्रदर्शनकारियों का हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। हिंसा में अब तक कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। कल बड़ी संख्या में जेनजी सड़कों पर उतरे थे और उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने की वजह से वो नाराज हैं और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए संसद भवन तक पहुंच गए थे। परिसर के भीतर भी हंगामा किया था। हालांकि सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर आज प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप नेपाल की देख रहे हैं। हिंसा में अब तक 19 लोगों की मौत बताई जा रही है और हिंसक प्रदर्शन नेपाल के कई शहरों में हो रहे हैं। ये सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहे हैं। आपको पता है कि कल आंदोलन का जब ऐलान किया गया था 8 तारीख के लिए, तो नेपाल के अलग अलग शहरों में इसका ऐलान किया गया था। काठमांडू की तस्वीरें देखी आपने और दोपहर तक खबरें अलग अलग शहरों से आने लगी थी। अब ये तस्वीरें एक बार फिर से नेपाल से आ रही हैं, यानी सरकार ने फैसला ले लिया। सरकार ने कहा कि यह बैन हटाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन फिर से आज शुरू हो गए हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन एक बार फिर से नेपाल में शुरू हो गए हैं और यह अच्छा संकेत वहां की सरकार के लिए नहीं है। तो जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अब अलग अलग शहरों में फोर्स भी लगाई गई है, सिक्योरिटी जो अपैरेटस है उसे बढ़ाया गया है, लेकिन आम जनता और अगर युवा सड़क पर उतर रहे हैं और सरकार के बैन हटाने के फैसले के बावजूद उतर रहे हैं समीर जी, तो ये बहुत खतरा है सरकार के। जी ओली साहब कितनी भी गोली चलवा ले, हाँ, अब ओली साहब बचेंगे नहीं, कितना भी गोली का इस्तेमाल कर ले। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया है, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। ओली साहब वैसे भी कोई बहुत पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, गठबंधन की वो सरकार चला रहे हो। जिस तरीके से परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था और जिस तरीके से युवाओं के अंदर आक्रोश था, मुझे लग रहा है कि अब इस पीढ़ी को जो लंबे समय से सत्ता में भागीदार रही है, उन सबको जाना होगा। युवा नेतृत्व नेपाल में देखने को मिलेगा और जब युवा सड़क पर उतर जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि वही यश होता है जैसे फिर गुजरात में जब युवा छात्राओं ने मेस की फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, तो चिमनभाई पटेल की सरकार और चिमन चोर के नारे लगे थे। कांग्रेस की चिमन सरकार चली गई थी, फिर जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया, फिर इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। अगर युवा सड़क पर उतर जाता है तो मुझे लग रहा है नेपाल उस दिशा की ओर बढ़ गया है। श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण था, अब नेपाल में ओली साहब को जाना तय है। अब कब जाते हैं बस ये देखने की बात है। लेकिन अवधेश जी, क्या आप ये माने कि ये लड़ाई है जेनजी की, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक की नहीं है? अब ये वहां के भ्रष्टाचार, वहां को जो अराजकता है, वहां पर एक है सरकार भले ही, लेकिन तानाशाही दिखती है, उसके खिलाफ लड़ाई अपनी युवाओं की है नेपाल में। नहीं, ऐसा 3 सितंबर को बैन लगा हो और 8 सितंबर को पूरे देश के अलग अलग शहरों में इस ढंग से जो है यूनाइटेड प्रदर्शन हो जाए, इतनी बड़ी संख्या में निकल जाए, तो वो केवल उसके कारण नहीं होता है। इसकी एक व्यापक तैयारी करनी होती है पीछे किसी आंदोलन का। तो हर आंदोलन के तात्कालिक और दूरगामी कारण होते हैं। तो ये तात्कालिक एक वो स्थिति बनी, लेकिन आप उसमें कई आपको बैनर, पोस्टर, जो लीफलेट आप देखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेपाल वैसे तो 16 साल में 10 प्रधानमंत्री बने, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नेपाल पहले से है। ये नया प्रयोग नेपाल में सफल नहीं हुआ। राजशाही का अंत कर 2006 में माओवादियों के दबाव में जो समझौते हुए, 2008 से वो संविधान बनाकर जो एक प्रयोग शुरू हुआ, 2016 में उस संविधान को बदला गया, वो देश में सफल नहीं रहा है। नेपाल अपनी पहचान के लिए छटपटा रहा है। नेपाल की पहचान जो रही है वो धर्म और अध्यात्म की रही है, वो कल्चर, वो संस्कृति की रही है। और उसमें इस समय का पोजीशन है कि जो कुछ भी आया, बिना किसी बहस के पार्लियामेंट में आपने सेकुलर घोषित कर दिया, राजशाही को समाप्त कर दिया, तो तत्काल तो आपकी ताकत थी, लोगों ने स्वीकार किया। धीरे धीरे ये वातावरण बना कि भाई ये तो काम कर नहीं रहे हैं, देश की एकता पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो अनेक प्रश्न इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका एक जो बड़ा मुझे जो भय पैदा हो रहा है कि इस आंदोलन का कोई एक स्पष्ट नेता नहीं होने के कारण क्या नेपाल लंबे समय की अस्थिरता और अराजकता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इसका कोई एक विचारधारा नहीं है। अलग अलग आकांक्षाओं का एक सामूहिक प्रकटीकरण है, जिसमें राजशाही के समर्थक युवा भी हैं उनके पीछे से, जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए जो जगह जगह राजशाही हिंदू राष्ट्र के लिए जो देश में आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, उनकी भी संख्या है, जिसमें जो एनजीओ, जो अमेरिकन लॉबी और बकाए, वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय जो नेपाल में ईसाईकरण और इस्लामीकरण हुआ है जगह जगह, उसके विरुद्ध पहले से आंदोलन वहां चल रहे हैं जगह जगह। तो
तो उनकी भी इसमें है। तो अभी इसकी परिणति क्या होगी जाना है। लेकिन केपी शर्मा ओली के बारे में नेपाल में कहा जाता है कि भाई इस आदमी के पास बहुमत हो नहीं हो, कोई प्रधानमंत्री बने उसको हटा करके ये पहुंच जाता है चीनी ताकत से, तो इससे पहले मुक्ति पाओ। ये भाव तो वहां लगभग प्रबल हुआ है। अब देखना है परिणाम क्या आता है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। पर अवधेश जी, कल भी जब इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, जो जेनजी रेवोल्यूशन कह रहे थे, और जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया कि अब अपने अपने घर वापस लौट जाइए, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि वहीं से पत्रकार बता रहे थे कि उसमें ये कहा गया कि बहुत से अनवांटेड एलिमेंट्स इसका हिस्सा बन रहे हैं, तो ये सही नहीं है और फिर ये हिंसक हो सकता है और लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में ये अब मानकर चलिए कि इसमें अनवांटेड एलिमेंट्स घुस गए हैं। कौन है? क्या? नहीं, कौन है एग्जैक्टली? अनवांटेड उसके लिए है जो बयान दे रहा है। हाँ। उनके लिए अनवांटेड हो सकता है। नहीं, क्योंकि उन्होंने एक मांग के साथ ये प्रदर्शन किया कि भाई सोशल मीडिया समझ गया, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नहीं, ऐसा है कि जब माओवादी पूरे देश में हिंसा फैला रहे थे, 2001 में पूरे राज परिवार का कत्ल हो गया, और जिस ढंग से अराजकता थी उस समय किसने बोला आकर के कि अनवांटेड लोग हैं हमारे नेपाल में? तो अनवांटेड आप किसको बोल रहे हैं? इस आंदोलन का कोई एक नेता ही नहीं। पत्रकारों ने पहले प्रदर्शन किया था, पत्रकारों को अपनी मांग थी कि उनकी समस्या है कि भाई सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो हम कैसे चलेंगे, वो वापस चले गए थे। आप जब पिछले 2 सालों से 77 में से 75 जिलों में जब इतने बड़े प्रदर्शन हो चुके थे और लगातार नेपाल से, काठमांडू से वीडियो आ रहे थे कि कहीं कोई इस्लामीकरण के विरुद्ध, ईसाईकरण के विरुद्ध, बेरोजगारी को लेकर के, छोटी छोटी पुलिस के विरुद्ध वहां जो नेपाल प्रहरी आंदोलन हो रहे थे, तो ये अलग अलग क्षेत्रों का है। देखिए, संघीय ढांचा जो नेपाल में आया वो वहां लागू नहीं हुआ। मधेश के लोगों को जो एक राज्य की बात थी वो भी नहीं किया गया उसमें। तो अनेक इस समय स्थिति है। मधेश के नेताओं में वहां विभाजन हो चुका है। पहले उपेंद्र यादव एक बड़े नेता थे, हम लोगों के मित्र भी होते थे उस समय जब हम लोग आंदोलन में थे मधेश में, और कल मैं देखा एक टीवी पर बैठे हुए थे तो वो स्पष्ट नहीं बोल पा रहे थे। तो नेपाल इस समय इस स्थिति में है ही नहीं कि कोई फैसला कर सके। लेकिन वहां के लोगों से तो कभी पूछा ही नहीं गया ना कि आप चाहते क्या है। और भारत की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल की आधी आबादी आज भी भारत की तरफ देखने लगती है। नेता देखते हैं कि भारत हमारा सपोर्ट करे, लोग देखते हैं भारत हमारा सपोर्ट करे, लोगों की बेटी उधर है, उनकी बेटी इधर है शादी में, लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये केवल आंदोलन नेपाल का नहीं है, वो संप्रभु देश है, वो स्वतंत्र देश है। लेकिन ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि इसको संभाला कैसे जाए। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, एक नाराजगी इस बात को लेकर भी है ना कि आपने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं प्रदर्शनकारियों को। पहले आपने बातचीत के लिए बुलाया नहीं, लंबे समय से नाराजगी वहां भीतर पल रही थी, पहले बुलाया नहीं। जब सड़कों पे उतर गए जेनजी युवा वहां के, तो आपने कहा देखते ही गोली मार दीजिए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। आज जो प्रदर्शन एक बार फिर से हो रहा है, इसका कारण यह भी है कि 14 लोगों की मौत होगी बिना बात किए। देखिए, चीन के समर्थन की एक वामपंथी सरकार जो है, उसका जो चरित्र है, वामपंथ दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी और इस तरीके की अच्छी बातें करता है, लेकिन उसका मूल चरित्र क्या है वो थियानानमेन चौक से लेकर और ये काठमांडू की सड़कों तक हमने बार बार देखा है, बार बार देख रहे हैं। अब इसमें एक बात आती है कि देखिए, वो व्यक्ति जो इस समय वहाँ की सरकार है, वो एक जो अवधेश जी भी बात कर रहे थे, वो एक अस्वाभाविक, एक थोपी हुई विचारधारा, थोपी हुई सरकार एक देश पर, एक हिंदू राष्ट्र पर, एक सांस्कृतिक राष्ट्र पर थोप दी गई एक वामपंथी विचारधारा। उसने आकर ठीक है अपने तरीके से किया, लोगों को उनसे कुछ आशाएं भी थी, फिर वो चीज़ें जब स्वाभाविक रूप से नहीं हुई, जब उनको लगा कि जब ये चीज़ें मतलब जिस तरीके की उनकी आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही हैं, उनका ये विस्फोट हो रहा है। अब इसमें कई सारे अब आती है कि भाई कई सारे स्टेक होल्डर्स और भी हैं, जिसमें ईसाईकरण का, ईसाई मिशनरियों का, अमेरिकी, हम लोगों ने देखा कैसे यूएसएड का एक जब आया था, जब बंद किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तब आया था कि वहाँ पर नास्तिकता को बढ़ावा, नेपाल में नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी एजेंसियाँ करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। एक हिंदू राष्ट्र को नास्तिक बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं कुछ एजेंसियां। तो आज उस देश में एक अजीब से एक संक्रमण काल से गुजर रहा है, जो अपने इतिहास को भी देख रहा है, जो अपनी संस्कृति को भी देख रहा है, जो अपने भविष्य को भी देख रहा है, जो युवा पीढ़ी अपने एक चौराहे पे, एक दोराहे पे खड़ी हुई है, उसका ये एक देखिए, मैं एक बार चंद्र प्रकाश जी एक बड़ी खबर बताऊं कि नेपाल हिंसा को लेकर जो विदेश मंत्रालय है उसका बयान आया है। नेपाल के हालात पर भारत सरकार की नजर बनी हुई, मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कह रहा है विदेश मंत्रालय। भारत ने अपील की है शांति और संयम बरता जाए,
नेपाल में भारतीय नागरिक सतर्क रहें। अब विदेश मंत्रालय को वहां पर रह रहे भारतीयों की भी चिंता है, उसे लेकर भी उन्होंने बयान जारी किया। वो कह रहे हैं नेपाल में भारतीय नागरिक सतर्क रहें और जो हालात हैं उस पर नजर बनाए हुए है भारत सरकार भी, और लोगों से भी अपील कर रही है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। विदेश मंत्रालय का ये बयान आया है। और अभी थोड़े दिनों पहले एससीओ की बैठक हुई थी, वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले भी थे। अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर ये चिंता बढ़ाती हैं ये तस्वीरें। इसे लेकर जाहिर है दोनों देश की जो सरकारें हैं उनके बीच भी एक देखिए, जब वो लिपुलेख में मिले, जब वो वहाँ पर चीन में मिले थे, तो उससे ठीक पहले उन्होंने एक सुर्रा छोड़ा था, एक अपना एक कि लिपुलेख दर्रे का जो पूरा जो काला पानी का क्षेत्र है, जो ट्राई जंक्शन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल और चाइना का है, वो ट्राई जंक्शन पे अपना क्लेम करता है, उस क्षेत्र पे अपना दावा करता है नेपाल की। वहाँ पर भारत ने उनकी ज़मीन हड़प ली है। तो उसका जिस समय आप एक बहुपक्षीय बैठक में जा रहे हो जिसमें आपका भारत के प्रधानमंत्री से भी मिलना है, वहाँ पर आप एक इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, वो निश्चित रूप से नेपाल एक राष्ट्र के रूप में नहीं, नेपाल की जो एक सरकार है उसका रवैया एक इस तरीके का कन्फ्रंटेशनल रहा है। और उसका परिणाम देखिए, अब उस सबको कर आप वहाँ पर एक तरह की भावनाएं लोगों में भर सकते हो, लेकिन आप कुल मिलाकर एक कठपुतली सरकार से ज़्यादा आपका अस्तित्व नहीं है। आपने अपनी जनता की आकांक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया, उसका परिणाम है। अगर आज विभिन्न शक्तियां आकर इसमें कुछ अपना रोल पैदा करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि नेपाल को लेकर जिस तरीके का एक हिमालयन स्टेट है, वहाँ पर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स अपने हैं जिनके अपनी वहाँ पर दखल की इच्छा है, जो भाई अमेरिकन एजेंसी चाहती हैं कि चीन को इरिटेट करने के लिए, भारत को इरिटेट करने के लिए उसका प्रयोग करें। तो उस तरीके की शक्तियां अगर इसमें ना घुसने पाए, इसमें भारत की भूमिका बड़ी। कल से ये चर्चाएं हो भी रही हैं कि ये जो एक डिस्टेबलाइजिंग एफर्ट है, ये इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं, कौन से देश हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं।